स्टूडेंट्स, अभी देखिए आज जो है हम वैश्विक सूचक के बारे में हम बात करते हैं और यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जिसको बोला जाता है। देखिए, लिटमस, हल्दी, जामुन, मेथिल, ऑरेंज और फेनोफ्थिलिन। हल्दी और जामुन ये दोनों के हिसाब से अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमको पूरी तरह से स्पष्ट होगा कि वो एक प्रकार के वैश्विक सूचक है। वैश्विक सूचक मतलब इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, पता है कि अम्ल क्या होता है और क्षारक क्या होता है, वो हम स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। देखिए, पिछली कक्षा में हमने देखा कि कुछ प्राकृतिक और संश्लेषित रंजक द्रव्य अम्लीय और लवणीय विलों में दो अलग अलग रंग दर्शाते हैं। देखिए, कुछ लवण ऐसे होते हैं ना कि अम्ल में कुछ अलग रंग दर्शाएंगे और भस्म में कुछ अलग रंग दर्शाते हैं, तो दोनों कुछ अलग अलग रंग दर्शाता है। ऐसे रंजक द्रव्य का देखिए सूचक के रूप में उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कि हल्दी है, ठीक है। तो हल्दी जो है क्या है कि जैसे एक अम्ल में रखेंगे तो कुछ अलग दिखे। अम्ल में अगर हल्दी को डालते हैं, मान लीजिए हल्दी है ना, हल्दी के ऊपर अगर आप 2 बूंदे लेमन की डाल दीजिए, नींबू पानी की डाल दीजिए, तो ये पूरा हल्दी है ना खून की तरह एकदम से लाल हो जाएगा। तो ये अम्ल में जब मिल जाता है तो इसका रंग जो है क्या होता है, बदल जाता है। फिर लिटमस पेपर है, नीला लाल हो जाएगा। जामुन, मेथिल, ऑरेंज, फिनोफ्थिलिन, ये जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, पीएच मापक प्रणाली में अम्ल पीएच क्षारक को तीव्रता के अनुसार उनके विलयों का पीएच 0 से 14 तक बदल जाता है। मतलब जो अम्ल का जो पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन और क्षारक, इनकी तीव्रता के अनुसार देखिए होगा क्या कि जो पीएच यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है उसका मापक पट्टी देखिए 0 से 14 तक होता है। तो ये 0 से 14 तक देखिए वहाँ पे बदल जाएगा। और पीएच के वो बदलाव दर्शाने के लिए यहाँ पे देखिए वैश्विक सूचक का वहाँ पे उपयोग किया जाता है। और विभिन्न पीएच के लिए देखिए वैश्विक सूचक वहाँ पे आपको अलग अलग दिखाई देंगे। जैसे ये पीएच की देखिए मापक की ये पट्टी होती है, यहाँ पे देखिए 1 से लेके 14 तक वहाँ पे शुरू हो रहा है। तो होगा क्या, देखिए 1 से लेके 7 तक अगर हम मापन करते हैं, ध्यान रखना है 1 से लेके 6.9, अगर हम यहाँ पे किसी भी प्रकार का कलर अगर आपको दिखाई दे रहा है तब हम बोल सकते हैं कि वो अम्ल का प्रकार है। अभी उसमें भी कलर के हिसाब से कोई तीव्र है तो कोई सौम्य है वगैरह वगैरह, वो तो अम्ल के प्रकार हमने पिछली बार देखे हैं। तो वो अम्लों के हिसाब से और रंगों के हिसाब से उसकी तीव्रता वहाँ पे पता चलेगी। फिर अगर 7.00 रहेगा तब हम बोल सकते हैं कि वो केवल उदासीन है। उदासीन मतलब ना तो अम्ल होता है ना तो वो क्षारक होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। उदासीन का अर्थ होता है ना तो अम्ल होता है ना तो क्षारक होता है, ठीक है, यानी कि वो उदासीन होता है। तो ध्यान रखना है 1 से लेके 6.9 तक वो अम्ल का प्रकार होता है और 7.0 रहेगा तो वो उदासीन का प्रकार है। 7.1 से लेके 14 तक, कहाँ से कहाँ तक, 7.1 से लेके 14 तक आपको वहाँ पे क्या दिखाई देगा, क्षारक दिखाई देगा। तो इस पीएच मापक पट्टी के द्वारा हम लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए पीएच मापक पट्टी, ये लिटमस पेपर है। देखिए लिटमस पेपर दो प्रकार के होते हैं, लाल और एक नीला। और ये पीएच, ये जो वैश्विक सूचक है, कुछ इस तरह से इस तरह से इस तरह से मशीन के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो ये रंगों में बदलाव और ये पीएच का मापक है जो इसे परख नलिके में लेके भी हम लोग तपा मतलब जांच कर सकते हैं कि कौन अम्ल है, कौन क्षारक है और कौन उदासीन है, जो 1 से लेके 14 तक इन मापों द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर देखिए, कई संश्लेषित सूचकों को विशिष्ट अनुपात में मिश्रित करके वैश्विक सूचक भी हम बना सकते हैं। वैश्विक सूचकों का देखिए विलयन अथवा उसके उपयोग से बनाई गई कागज की पीएच की पट्टी का उपयोग करके दिए गए विलयन का पीएच निश्चित किया जा सकता है। देखिए पीएच की एक पट्टी होती है, तो उस पीएच के पट्टी के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं वहाँ पे कि विलयन, जो भी विलयन होता है तो उस विलयन का पीएच जो है हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि वो 1 से 7 तक है या 7 से 14 तक है या 7 है। वो सब कुछ चीज़ें हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे पता कर सकते हैं। और देखिए पीएच ज्ञात करने की एक सबसे सटीक पद्धति, एकदम सटीक मतलब सबसे बेस्ट और सबसे मतलब पूरा एक्यूरेट, बुरी 100% अच्छी जांच करने वाला एक ऐसा पद्धत है ये पीएच मापक। इस विद्युत उपकरण का देखिए उपयोग करके भी, ये विद्युत उपकरण देखिए, इस विद्युत के उपकरण द्वारा भी हम लोग किसी पदार्थ का जो पीएच है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। आगे
इस पद्धति में देखिए विलयन में विद्युत अगर डुबाकर पीएच मीटर का मापन भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक उदासीनीकरण की अभिक्रिया वहाँ पे बताई गई है। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होता क्या है, वहाँ पे देखिए एक प्रैक्टिकल किया गया है। ठीक है, वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके कुछ प्रैक्टिकल वहाँ पे करने को बोला गया है। तो देखिए वहाँ पे होगा क्या, उसना यहाँ पे तो पूरा प्रैक्टिकल बताया गया है। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तब हमको समझ में आएगा। बता देता हूँ देखिए कि देखिए HCl के विलयन में देखिए NaOH का विलयन बूंद बूंद में मिलाने पर pH क्यों बढ़ जाता है, हमको पूछा। अभी हमने प्रैक्टिकल तो किया नहीं, तो होगा क्या देखिए वहाँ पे मैं नीचे आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे H प्लस और Cl है, HCl है प्लस देखिए यहाँ पे Na है और OH है। तो यहाँ पे देखिए Na अलग है प्लस Cl अलग है, और उसके बाद में देखिए वहाँ पे क्या बन गया, H2O बन गया। नीचे देखिए वहाँ पे H प्लस और OH मिला के फिर H2O बन गया। नीचे देखिए वहाँ पे एक परिभाषा बताई गई है। देखिए जब HCl में देखिए पर्याप्त में NaOH को मिश्रित किया जाता है, मतलब देखिए HCl में देखिए वहाँ पे क्या किया गया है, NaOH को मिश्रित किया जाता है, तब बनने वाले देखिए जलीय विलयन में केवल Na प्लस और Cl के आयन अर्थात NaCl के लवण के मतलब तथा विलयन के रूप में पानी होता है। H प्लस और OH आयनों का स्रोत होता है पानी का विचरण, इसलिए इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और उदासीन अभिक्रिया सरल समीकरण के रूप में निम्नानुसार भी दर्शा सकते हैं। तो मैं सिंपली आपको मैं बता देता हूँ कि अम्ल और भस्म, जब अम्ल और भस्म दोनों को मिलाया जाता है तब जाके बनता है लवण और पानी। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अम्ल और भस्म जब दोनों को मिला दे तो वहाँ पे लवण किसी भी प्रकार का लवण हो सकता है। यहाँ पे भले ही NaCl लेकिन अदर भी किसी भी प्रकार का लवण हो सकता है। तो ये लवण और जो H2O है मतलब जो पानी है वहाँ पे भी बनता हुआ आपको दिखाई देगा। इतना ध्यान में रखना है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया का अर्थ होता है जब अम्ल और भस्म या अम्ल और क्षारक दोनों को जब मिलाया जाता है तो दोनों की संयोग अभिक्रिया होकर वहाँ पे लवण और पानी तैयार होता है। तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, वो उसकी एक परिभाषा है। नीचे ये तालिका दी गई है, ठीक है, तो उसे जो हमें बाद में फिल करना रहेगा। स्टूडेंट्स अभी देखिए हम लोग ये धातु के साथ में होने वाली अभिक्रिया हम लोग की बात करते हैं। देखिए धातु के साथ होने वाली अम्लों की अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो देखिए अम्ल की तीव्रता, सांद्रता तथा तापमान और धातु की क्रियाशीलता इन पर निर्भर होता है। ध्यान रखना है धातु के साथ में जो भी अम्लों की अभिक्रिया होती है ना, तो अम्ल वो कितना तीव्र है, उसकी सांद्रता कितनी, उसका तापमान कितना है और धातु की क्रियाशीलता क्या है, ये सभी गुटकियों के ऊपर क्या होता है कि वहाँ पे धातु के अम्ल के साथ में अभिक्रिया निर्भर होती है। अभी देखो जैसे तीव्र अम्ल के विरल विलयन की मध्यम क्रियाशील धातु के साथ सामान्य तापमान में अभिक्रिया करना आसान होता है। मतलब देखो मध्यम क्रियाशील वाला होता है, क्योंकि ज़्यादा क्रियाशील वाला होगा तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि वो समस्या निर्माण कर सकता है, मतलब ज़्यादा अधिक तेज गति से वहाँ पे अभिक्रिया होगी नहीं। जैसे ऊपर देखिए ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की देखिए वहाँ पे अभिक्रिया की जा रही है HCl के साथ में, ठीक है, तो मैग्नीशियम के HCl के साथ में रिएक्शन की जा रही है। तो उस रिएक्शन को हमें यहाँ से समझ लेना है। वो कैसे, देखिए कि मैग्नीशियम धातु के साथ तीव्र अम्ल के तनु विलयन की अभिक्रिया अगर होती है तो क्या होगा। उपयुक्त कृति जब हम करेंगे, अभी कृति तो हमने किया नहीं, लेकिन जब हम करेंगे तो उपयुक्त कृति से ध्यान में आता है कि मैग्नीशियम धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होकर हाइड्रोजन यह ज्वलनशील गैस तैयार होती है। देखो क्या बोला गया है कि मैग्नीशियम धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होकर हाइड्रोजन यह गैस तैयार होती है, और यह होते समय देखिए अम्ल के हाइड्रोजन को मैग्नीशियम में क्रियाशील धातु विस्थापित करेगा और हाइड्रोजन गैस वहां से मुक्त होगी, और इसी समय देती है धातु का रूपांतर क्षारीय मूलक में होकर अम्ल के अम्लधर्मी मूलक से उसका संयोग भी होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो स्टूडेंट सिंपली मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई धातु है, धातु को अगर हम क्या करेंगे पता है, अम्ल के साथ मिक्स करेंगे, देखिए वहाँ पे क्या होगा पता है कि एक लवण तैयार होगा, और लवण के साथ में वहाँ पे कि जो गैस, कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस वहाँ पे मुक्त होता दिखाई दिया। तो सबसे पहले जो हमने देखा था, देखिए वहाँ पे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को देखिए अम्ल, अम्ल मतलब अभी यहाँ पे देखिए बताया गया है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, ठीक है।
मैग्नीशियम को देखिए क्या किया गया है, 2HCl के साथ में जब मिक्स किया गया है तो वहाँ पे बोला गया है कि सबसे पहले गैस मुक्त होगा। गैस मुक्त होगा यानी हाइड्रोजन को हम ऐसे लिख देंगे प्लस, अभी बचा गया यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चला गया तो 2 क्लोरीन वहाँ पे क्या हो गया, बच गया। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, MgCl2। ध्यान में रखना है कि मैग्नीशियम को देखिए किसी अम्ल के साथ में जब जोड़ा जाएगा, यानी कि सिंपल है, किसी भी धातु को अगर हम अम्ल के साथ में मिक्स करते हैं, ध्यान रखना है, किसी भी धातु को अम्ल के साथ में मिक्स करेंगे तो उसमें से लवण तैयार होगा, लवण के साथ साथ उसमें से गैस वहाँ पे निकल के चली जाएगी। फिर जैसे अगर दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग, जैसे कि जस्ता है, जस्तों को मान लो ये H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट के साथ में अगर आप मिक्स करते हैं तो उसमें से भी क्या होगा पता है कि H2 गैस मुक्त होगा, बचेगा क्या, ZnSO4। सिंपल है, क्योंकि H2 को पहले आपको बाहर निकाल देना है। क्यों निकाल देना है, क्योंकि वहां पे पहले सबसे ऊपर बताया गया है कि गैस पहले वहां से मुक्त होगा और लवण तैयार होगा। गैस को निकालेंगे तो बाकी बचा हुआ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर जैसे मैं तीसरा आपको बता देता हूँ उदाहरण, जैसे कि कॉपर है, कॉपर की मान लो HNO3 यानी हाइड्रोजन नाइट्रोड के साथ में अगर हम अभिक्रिया करते हैं, यहाँ पे 2 आएगा तो इसमें से भी क्या होगा पता है कि H2 पहले गैस निकल जाएगा, बचा क्या, CuNO3 कॉपर नाइट्रेट। तो इस तरह से अभिक्रिया होती है वो आपको वहाँ पे दिखाई देने लगेगी। सिंपल बात है स्टूडेंट। अब ये रिएक्शन ये किस तरह से हो रहा है क्या नहीं, ये तो 10वीं में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे कैसा है कि डायरेक्टली आपको उदाहरण दिया गया है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है, किसी भी धातु की अभिक्रिया अगर अम्ल के साथ में होती है तो उसमें से क्या होगा, लवण तैयार होगा और उसमें से गैस जो है क्या हो जाएगी, वहाँ से मुक्त हो जाएगी। इस बात को आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अभी अगला घटक की बात करते हैं कि धातु का जो है, धातु का ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया, मतलब देखिए क्या है कि अम्ल की अभिक्रिया हम किसके साथ में करेंगे, धातु का ऑक्साइड्स के साथ में। तो धातु का ऑक्साइड के साथ में देखिए अभिक्रिया होगा तो देखिए क्या होगा पता है, मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपने लिया है धातु का ऑक्साइड, ठीक है, प्लस उसमें आपने क्या किया पता है, अम्लों को जोड़ दिया है, तो होगा क्या पता है कि उसमें से लवण और पानी तैयार होगा। अभी ऐसे अभिक्रिया में आपको ध्यान देना होता है कि पानी मतलब क्या है, H2 है, तो जब पानी को बाहर निकाल लेंगे तो लवण और आपको मिल ही जाएगा। तो धातु का ऑक्साइड मान ले उदाहरण के हिसाब से अगर मैं आपको बता देता हूँ कि ये CaO है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देना है पता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपने जोड़ दिया है। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखिए पानी बोला है ना, तो सबसे पहले तो हम पानी निकाल देंगे, पानी मतलब H2 है, तो ये H2 निकल गया और ये O निकल गया, तो बचा क्या, दो क्लोरीन बच गया और Ca बच गया। तो यहाँ पे हो गया CaCl2 हो गया, एकदम सिंपल है। क्योंकि आपको पानी बोला गया तो आप पहले H2O को बाहर निकाल दीजिए, बाकी सब ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। दूसरा मैं बता देता हूँ, MgO प्लस 2HCl बराबर, पानी को हमने निकाल दिया, बचा क्या, एक चला गया, एक चला गया, बचा MgCl बचा 2 बार, MgCl2 हो गया। एकदम सिंपल बात है, वहाँ पे कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। फिर जैसे कि ZnO के साथ में है, फिर वहाँ पे 2HCl, उसमें भी वैसे ही है, सिंपल है कि प्लस H2O, बचा क्या, जिंक, क्योंकि ऑक्सीजन चला गया, 2 हाइड्रोजन चला गया, बचा क्या, ZnCl2। ठीक है। फिर चौथा उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ कि Al2O3 प्लस 6HF, तो यहाँ पे चला गया अभी 6HF, हाइड्रोजन यहाँ पे 6 बार है तो हमें ऐसा लेने पड़ेगा 3H2O, क्योंकि ऑक्सीजन देखिए ना यहाँ पे 3 बार है ना, तो उसके हिसाब से 3 ये दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा, हाइड्रोजन 3 गुना 2 6 बार, ऑक्सीजन 3 बार, प्लस बचेगा क्या, ऑक्सीजन 3 चला गया, 3 वहाँ से 6 हाइड्रोजन चला गया, तो बचेगा क्या, 2AlF3, क्योंकि F भी यहाँ पे 6 बार है और एल्यूमिनियम भी यहाँ पे कितने बार है, 2 बार है, तो इसके हिसाब से वहाँ पे कॉमन 2 रह जाएगा और F की जगह पे 3 आ जाएगा। तो सिंपल बात है कि धातु का ऑक्साइड यानी धातु के ऑक्साइड की जब किसी के साथ में यानी किसी भी अम्ल के साथ में अभिक्रिया होती है तो उसमें लवण तैयार होगा और उसमें पानी तैयार होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को आप जब ध्यान रखेंगे
तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये एक अभिक्रिया, 2, 3, 4 अभिक्रिया जिस तरह से मैंने बताई गई है। सिंपल है, वहाँ पे पानी का सूत्र आपको बाद में लिख देना है और बाकी बचा हुआ पदार्थ आपको यहाँ पे लिख देना होता है। ये सब चीज़ें अगर आप जब लिखते हैं तो आपको कोई भी समस्या वहाँ पे होगी नहीं, तुरंत आपको वहाँ से अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए।